सबसे बदला लेंगे, एक एक करके लेंगे। तू बस चुप रहे और आगे बढ़ता जा, क्योंकि उसको तू नहीं, तेरा रिजल्ट चुप कराएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मजे कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10 का अवर एनवायरनमेंट एक शॉट में करेंगे। एक शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सारे उसके नोट्स, सारे आपके एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चन, सारे इंटेक्स क्वेश्चन, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने कॉपी और पेन निकाल लो, शुरू करते हैं। साथ साथ नोट्स बनाते हुए बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम कवर करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, सारे इंटेक्स क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ रखे हैं और आ भी सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लो कोई पैराग्राफ है जिसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप नहीं बना सकते, वो मैंने अपने लेवल पे बना के सारे इसमें पीपीटी में डाले हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंट, ये हमारा एनवायरमेंट है। देखो, जैसा एनवायरमेंट होगा वैसे ही हम भी बिहेव करेंगे। मान लो दिल्ली का अगर हम बात करें, तो दिल्ली का इस टाइम अराउंड AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारा ऑलमोस्ट 200 या 300 के अराउंड पहुंचा होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप कहीं फॉरेन की बात करोगे तो वहां पे AQI 1 भी होता है, 0 भी होता है। तो जस्ट इमेजिन वहां पे कितनी ज्यादा नेचुरल चीजें ग्रो होती होगी और उनकी हेल्थ कितनी अच्छी होती होगी, है ना। चाइना जापान में हमने देखा हो लोग कितने हेल्दी और फिट होते हैं, बट इंडिया में कितनी दिक्कतें होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम सारा मिलावटी खाना खाते हैं। एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, एनवायरनमेंट बनता किससे है? जितना भी आप फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं, इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अच्छा, तो कॉपी पेन निकाल लेना, पहले मैं बोलना भूल गया। कॉपी पेन निकाल लेना, साथ साथ नोट करते हुए चलना। ठीक है, इजी है इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे ही पढ़ लोगे। इजी का मतलब होता है कि उसको और अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है हमें छूटे ना। और टीचर है ना, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बना सकती है, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से देगी और बाहर से भी दे देती है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो ही आप इस चैप्टर को कर पाओगे। फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहां पे आप रहते हो, इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये एयर, वाटर बॉडी, सॉयल, प्लांट्स, एनिमल, सब कुछ मिलके बनता है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये देखो, सॉयल, वाटर बॉडीज, इन सबसे मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनता है। ये आपका हो गया सारा एयर, क्लाउड्स हो गए सारे हमारे, है ना। जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतने अच्छे ऊपर क्लाउड्स होंगे, उतने ज्यादा क्या होगा, हमारा साफ एनवायरनमेंट होगा। अच्छा, दो तरह के सब्सटेंस मिलेंगे आपको एनवायरनमेंट में। एक मिलेंगे बायोडिग्रेडेबल और एक मिलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेड, बायो का मतलब होता है नेचुरल, बायो मतलब नेचुरल, डिग्रेड मतलब क्या करना, उसको फिनिश कर देना, उसको डीकम्पोज कर देना। डीकम्पोज का मीनिंग शायद ना पता हो आपको। डीकम्पोज का मीनिंग होता है उसको फिनिश कर देना, पूरा खत्म कर देना। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायो मतलब जो नेचुरली खत्म हो जाते हैं। आपको रट्टा ही नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा क्यों मारना है इस चैप्टर का? बायोडिग्रेडेबल जो ऑटोमेटिकली, जो नेचुरल ही चीजें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरली चीजें आप खत्म नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है प्लास्टिक। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत सालों लग जाते हैं। और अगर यहीं पे अगर मैं किसी जानवर की बॉडी को अगर मैं डालूंगा मिट्टी में, क्या होगा? कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, पूरी खत्म हो जाएगी ना हमारी स्किन। स्किन तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है ना। तो ये सारे क्या हो गए? बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल को हम नेचुरली खत्म कर सकते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप नेचुरली खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबल। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब आप उसको मिट्टी में डालोगे, मिट्टी में डालने के बाद क्या होगा? डिकम्पोजर आएंगे, उस पर एक्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि आपको शायद पता होगा, प्लास्टिक कप से हम आ गए पेपर कप पे। पहले ट्रेन में ना प्लास्टिक कप होते थे। अब आजकल जो आपको देखा होगा हर जगह, पब्लिक जगह पे, जहाँ पे गवर्नमेंट की जगह है वो, वहां पे पेपर कप चलता है। रीजन क्या है? बिकॉज पेपर इज बायोडिग्रेडेबल एंड प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और आपको शायद पता भी होगा, बीच में बड़ा चला भी था, ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गई है दिल्ली में, है ना। तो प्लास्टिक क्या करती है? हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है। तो बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वो सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जिसको आप मिट्टी में डाल के खत्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल हो गया वूल, पेपर, ग्रास, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे आप, किससे? बायोलॉजिकल प्रोसेस से। आप कितना भी डाल दो, ये देखो कैसे डंप यार्ड है, कितना कूड़ा पड़ा हुआ है,
इसको हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग हो गया, पॉलीथीन बैग बैन है। और कभी भी नोटिस करना कि है ना, पहले तो बीच में बिल्कुल बैन हो गया था, बट फिर से वही दिक्कतें शुरू हो गई। जब भी आप जाओ यार, जब भी आप क्या जाओ, शॉपिंग करने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, हमेशा जूट बैग लेके जाओ। क्योंकि जूट बैग से क्या होता है, आपका पॉल्यूशन नहीं फैलता, पॉलीथीन यूज नहीं होती। और जितनी कम पॉलीथीन यूज करोगे उतना अच्छा आपका क्या रहने वाला है, एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जब सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, और बात करेंगे, इवन आपस में इंटरैक्ट करेंगे, किसी भी चीज से इंटरैक्ट करेंगे, तो वो एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट है जंगल। जंगल एक तरह का नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचर ने बनाया है। कुछ इकोसिस्टम खुद भी बनाते हैं, जैसे एग्जांपल लो एक्वेरियम। एक्वेरियम वाला इकोसिस्टम है ना, एक्वेरियम बनाते हैं, उसको साफ करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, मछलियां मर जाती है ना। तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, किसमें, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये क्या करता है, ये एक इकोसिस्टम फॉर्म कर देता है। सारे लिविंग और नॉन लिविंग मिलके, है ना। लिविंग ले लो आप, आपके सामने मैंने दो इकोसिस्टम दिखाए, एक मैंने दिखाया ये वाला सी वाला। अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, ऑर्गेनिज्म ले लो, अब मान लो फिश ले लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिश ले लो, फ्रॉग ले लो। अच्छा, नॉन लिविंग क्या ले, हम नॉन लिविंग आप ले लो, मान लो वाटर, वाटर इज नॉन लिविंग। सॉइल ले लो। ठीक है, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे ना, इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम है। पेपर में यही डेफिनेशन लिख के आनी है भाई, तभी मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो। इट विल बिकम एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, देर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एक जो नेचर में मिलेगा, इसको मैं बोलूंगा नेचुरल इकोसिस्टम, और एक जो हम बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक जो नेचर में मिलेगा और एक जो हम बनाएंगे। नेचुरल कौन सा हुआ, जैसे फॉरेस्ट हो गया ना, फॉरेस्ट एक तरह का क्या है, फॉरेस्ट एक तरह का नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचर में मिलता है। आर्टिफिशियल मैंने बताया एक्वेरियम हो गया। और कोई एग्जांपल दो आर्टिफिशियल का, सोचो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा, क्या होगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है गार्डन, हो सकता है पार्क, हो सकता है, ये हमें ही तो करना होता है फॉरेस्ट, बट फॉरेस्ट तो हम साफ नहीं करते। ना ही आप ओशन साफ करते हैं, ओशन क्या नेचुरल इकोसिस्टम है। ना ही आप पॉन्ड साफ करते हैं, ना ही आप लेक, ये सारा क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। सो देर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर से बनता है ऑन इट्स ओन, इसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हो गया फॉरेस्ट, लेक। और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो इंसानों ने बनाया है, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हो गया क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, ये सारा क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये जरा ध्यान से पढ़ना। तो मैं आपको पूरा एक एक कंपोनेंट समझाऊंगा, फिर मैं एक एक करके चीजें हम पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट, मैंने बताया ना, इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग हो गया आपका बायोटिक, लिविंग को हम साइंस में बायोटिक कहते हैं। बायो मीन जिसके पास लाइफ होती है, बट अभी तो बायोलॉजी पढ़ा जाता है। बायो मीन्स जिसके पास लाइफ होती है, बायो का मीनिंग ही लाइफ होता है। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे। नॉन लिविंग में आ गया एयर, वाटर और लैंड। अब अगर वो लिविंग है तो उसके भी तीन पार्ट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डीकंपोजर। प्रोड्यूसर मीन जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कौन करते हैं, दे आर दी प्लांट्स। प्लांट्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, पूरी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स के बिना तो अर्थ पे खाना आ ही नहीं सकता। अब ये मत बोलना यार कि सर मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, तो यार नॉन वेज भी खाते हो। अगर अब मैं फूड चेन की भी बात करूं तो अल्टीमेटली शुरुआत में तो प्लांट्स ही खाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समझदारी मत दिखाना। कंज्यूमर, कंज्यूमर हो गया जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों डिपेंडेंट होते हैं, फॉर फूड, खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल हो गया हर्बीवोर। हर्बीवोर जो क्या खाते हैं, जो वेज खाना खाते हैं, या मैं बोलूं जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर। वेज वालों को तो नहीं बोलेगा यार, प्लांट्स खाने वालों को। जैसे एग्जांपल हो गया काऊ, हर्बीवोर है।
कार्निवोर, कार्निवोर का मीन होता है मीट ईटिंग वाले को क्या बोलेंगे? कार्निवोर। हम ना हर्बीवोर में आएंगे, हम ना कार्निवोर में आएंगे, हम आएंगे ओमनीवोर में, जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। हम तो कुछ भी खा लेते हैं यार। कोरोना में याद है ना, चाइना वाले कितना कुछ खाते थे? नहीं, जो मिला खा लिया, बस खाना है, कैसे भी खाओ। नहीं, है ना? प्लांट खाओ, कीड़े मकोड़े खाओ, और क्या कहता है, चमगादड़ खाओ जिसे कोरोना आए। नहीं, तो ये होता है ओमनीवोर। ओमनी, ओमनी मतलब जो सब कुछ खा सकता है। ओमनी मीन्स एवरीथिंग, जो दोनों खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है, मीट भी। इंसान इसी में आएगा। पैरासाइट, पैरासाइट हमने लाइफ रिसर्च में पढ़ा था। पैरासाइट जो आपसे न्यूट्रिशन ले लेगा बट आपको मारेगा नहीं। न्यूट्रिशन ले लिया जाएगा बट आपको मारेगा नहीं। जैसे जू, लीच हो गया, लीच, लाइस हो गया, है ना? ये सारे तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, देयर आर मेनली टू कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग वाले को हम कहते हैं बायोटिक। बायोटिक मीन जिसके पास लाइफ होती है, जो लिविंग, जो जिंदा है, लिविंग, जैसे कि ट्री, ऑर्गेनिज्म। ये ट्री हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सारे क्या है? दे ऑल आर लिविंग, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये सारे किस में आएंगे? बायोटिक में। ए बायोटिक में आएगा नॉन लिविंग, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉयल, विंड, ये सारे क्या है? ये सारे नॉन लिविंग है। तो कॉम जब भी कोई भी इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। ठीक है। अच्छा, अगर लिविंग की बात करें तो लिविंग की फर्दर तीन टाइप थे ना, याद है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन हैव द एबिलिटी टू ग्रो, जो ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और वेस्ट भी निकाल सकते हैं, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स होते हैं मेनली। कौन कौन से? एक होते हैं प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं, सारे पौधे, सारे ग्रीन प्लांट इसमें आ जाएंगे। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं जो क्या करते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल हो गया, सारे प्लांट्स आपके इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। तो प्रोड्यूसर क्या हो गए? ऑल दी प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर। सारे प्लांट्स क्या है? आपके प्रोड्यूसर्स है। सो प्लांट्स के बाद क्या आएगा आपका? प्लांट्स हमारे सारे क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। इसके बाद आएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर की फर्दर तीन कैटेगरी थी। कंज्यूमर होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम करेंगे फूड को, प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। आप भी किसी ना किसी प्लांट पे डिपेंडेंट हो 100%, आप मानो या ना मानो, आप हो डिपेंडेंट। दे फर्दर एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग, लायन। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला क्या था? इंसान, है ना? लायन हो गया आपका। ये सारे क्या है? कंज्यूमर है। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। शुरू करें हर्बीवोर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोर क्या होते हैं? दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, जो पूरे दिन बस चरते रहते हैं, चर 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 चर, जैसे कि काऊ काऊ कर देता है, इसको हम हर्बीवोर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया काऊ, गोट, एक्सेट्रा। गोट भी पूरे दिन क्या? पूरे दिन काऊ, आपको पता है क्योंकि सेलुलोज होता है इसमें। जो हर्बीवोर खाते हैं इनके पास सेल्यूलोज होता है। आप अगर खाने की कोशिश करोगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे यार, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती उसको। कार्निवोर जो सिर्फ मीट खाते हैं, जो या दूसरों को खाते हैं, उनको कार्निवोर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया लायन या टाइगर। लायन या टाइगर हो गया। तीसरा ओमनीवोर, जो सब कुछ खा लेंगे, जो प्लांट भी खा लेंगे और एनिमल भी खा लेंगे, दोनों खा लेंगे। दे आर कॉल्ड ओमनीवोर। इनको ओमनीवोर कहते हैं। ओमनी जो सब कुछ खा लेगा, डॉग, क्रो, है ना, ह्यूमन बींग, ये इंसान को कुछ भी खा लेता है। कुछ भी खिला दो, कोरोना वायरस का चमगादड़ खिला दो, खा लेगा वो, है ना? मुझसे ज्यादा तो आप जानते हो ये चीज कि कोरोना में कितना कुछ देखने को मिला कि चाइना वाले क्या क्या खाते हैं। पूरे साल हमने यही तो देखा है कि एग्जैक्टली चाइना वाले खाते क्या हैं। नहीं, एनीवेज नेक्स्ट, डीकम्पोजर, जिनको आप चीजों को डीकम्पोज कर सकते हो। आपने मिट्टी में डाला, कुछ टाइम बाद वो चीजें खत्म हो गई, इनको हम डीकम्पोजर कहते थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्रोमाइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई, दे ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्या करेंगे? जो चीजों को ब्रेक डाउन कर देंगे। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट गो इनटू द सॉइल। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि उसने मिट्टी में चीजों को डाला और बैक्टीरिया और फंगस उस पर एक्ट करा। कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया? मिट्टी में बिल्कुल खत्म हो गया, उसी में क्या हो गया? वो कन्वर्ट हो गया मिट्टी के अंदर ही। तो इसको हम बोलेंगे क्या? डीकम्पोजर। यही काम करते हैं डीकम्पोजर। ये सारे डीकम्पोजर है। ठीक है। ये देखो मशरूम, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है ये।
बैक्टीरिया भी क्या करता है, चीजों को क्या करता है, डिकम्पोज होने में हेल्प। ठीक है, पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, कह रहा है क्यों कुछ चीजें बायोडिग्रेडेबल होती हैं और कुछ चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। कुछ चीजें बायोडिग्रेडेबल इसलिए होती हैं क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती हैं, अगर हो जाएगी तो बायोडिग्रेडेबल नाम हो जाएगा। मान लो अगर ह्यूमन बॉडी ले लो, किसी जानवर की बॉडी ले लो, अगर आपने मिट्टी में डाल दिया खत्म हो गई तो वो बायोडिग्रेडेबल हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मिट्टी में डालते ही फिनिश हो जाएंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, they break down the natural substance made from nature like plant animal but do not break down man made substance। भाई जो नेचुरल चीज है उसको तो ब्रेक डाउन कर देगा नेचर, जो नेचर ने बनाया है वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर देगा, बट जो इंसानों ने बनाए हैं वो तो नहीं कर पाएगा। प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, सो इट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म ऑफ बीइंग स्पेसिफिक। कुछ चीजें बायोडिग्रेडेबल होती हैं, कुछ चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। जो नेचर बनाएगा, नेचर वो अपने आप कंज्यूम भी कर जाएगा, जो इंसान बनाएगा वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, उसको टाइम लगेगा। देयरफॉर अपने स्पेसिफिक एक्शन होने की वजह से क्या होती हैं, कुछ चीजें बायोडिग्रेडेबल होती है और कुछ चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। सिंपल। कह रहा है दो तरीके बताओ जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। आप तो बोलोगे सर ये तो कुछ भी नहीं पहुंचाता बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये तो फायदा ही फायदा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, काऊ डंग केक। काऊ डंग केक आपको रोड पे पड़े हुए कहीं भी दिख जाएगा, आराम से पार्क वार्कों में कई बार होता है जहाँ पे गाय होती है ना। काऊ डंग केक समझ आ गया ना मैं क्या करूँ। अब मान लो यहाँ पे काऊ डंग केक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, मस्कीटो होनी शुरू हो गई। अब काऊ डंग केक तो आपको पता है ना, ये बहुत अच्छा मैन्योर का काम करता था, छोटी क्लास में पढ़ा है हमने। खाद है बहुत अच्छी है, मैन्योर लोग वो फार्मर्स होते हैं इसको अपनी मिट्टी में मिलाते हैं। क्यों? ताकि उनकी जो खाद है, उनकी जो मिट्टी है बहुत अच्छे से मैन्योर क्या हो सके, फर्टाइल हो सके। अब यहाँ पे मस्कीटो कर रहे हैं, मस्कीटो चारों तरफ है, हर जगह कॉकरोच आया, कॉकरोच इस पे आया फिर आपके घर में चला गया, मस्कीटो इस पे बैठा फिर आपके ऊपर आके बैठ गया, तो बीमारी नहीं फैलेगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और दूसरा नुकसान क्या है, पहला नुकसान हुआ समझ आया, एनवायरमेंट खराब करना, मतलब बीमारियां फैलाना ही कह सकते हो। दूसरा है एनवायरमेंट खराब करना। एनवायरमेंट का मीनिंग क्या हुआ, आपको पता है जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी आपका बायोडिग्रेडेबल चीज है, कुछ भी ले लो आप, हर चीज में कार्बन मिलेगा ना, और कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो बहुत हार्मफुल गैस निकालेगा, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होती है, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करती है, ये हमारा अर्थ के एटमोस्फेयर को बढ़ाया जा रही है, बढ़ाया जा रही है, बढ़ाया जा रही है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के भी नुकसान है, ज्यादा होने के भी नुकसान है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ भी करो आप, हाँ पढ़ाई नहीं तो लग रहा है आप बोलो कि सर मैं तो पूरे दिन पढ़ाई करता हूँ, बेटे सही बताऊं लेकिन पढ़ाई भी ज्यादा करने की वो नहीं है यार। अब कितना पढ़ लोगे, 6 घंटे 7 घंटे एक सीटिंग में, उसके बाद आधे घंटे ब्रेक ले लो, 1 घंटा ब्रेक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ना 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद आपको 15-20 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, ताकि रिफ्रेश होने के लिए। क्योंकि एक साथ बैठे बैठे क्योंकि हमारी बॉडी भी एक जगह फिक्स होने के लिए नहीं बनी ना। वी आर एनिमल्स, और वो भी कौन से वाले, जिनकी बॉडी में हार्ट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम मूव करते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी नीड ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप बैठे रहोगे तो क्या होगा, तो भी नुकसान है। एनीवेज, पहला मैंने बताया आपको, द रॉटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक एनिमल वेस्ट, दे एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाई एंड कॉकरोच। भाई ऊपर ये मक्खी आएगी, ऊपर ऐसे भिनभिनाएगी, फिर किसी पे भी बैठेगी, किसी पे भी, आप पे या किसी पे भी, तो क्या होगा, ये फिर या काट गई किसी को तो क्या होगा, उसको बीमारियां दे देगी। या कॉकरोच देखो, है ना, कितना अच्छा लग रहा है, फेवरेट होगा आप में से कई बच्चों का, है ना, कमेंट सेक्शन में बताना यार। ये कैरी करते हैं जर्म्स और स्प्रेड करते हैं बीमारियां। आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो कॉकरोच को पालता है? क्यों? क्योंकि बीमारियां फैलाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कोई। ये देखो, एंजॉय योर पिज्जा। कौन कौन है जो मेरे साथ पिज्जा पार्टी में आने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे जरूर। चलोगे बताओ, लेकिन पहला स्लाइस आप खाओगे, क्योंकि यार मैं बच्चों खिलाऊंगा ना, पहले मैं थोड़ी ना खाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के पास कार्बन होता है, और कार्बन, भाई कार्बन क्या करेगा, जब भी उसको जलाओगे तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या कर सकती है, जो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकती है। तो इसीलिए यही वजह है कि ज्यादा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस निकलना भी गलत है और कम निकलना भी गलत है। तो इसलिए क्या होता है, बैलेंस रहता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आप बता सकते हो। प्लास्टिक का एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक से क्या नुकसान है, अगर आप ज्यादा प्लास्टिक यूज करोगे, आपको पता होगा शायद कि वो क्या करती है, प्लास्टिक जैसे मिट्टी में आती है कि ना, लेयर्स ही बना लेती है। अब मान लो ऊपर से रेन आई और यहाँ पे सारा ये ग्राउंड वाटर है, अंदर यहाँ सारा ग्राउंड वाटर है, ये वाटर है।
अब यहाँ पे प्लास्टिक की लेयर बन चुकी है, इस पानी को ये नीचे नहीं जाने देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो कितना बड़ा नुकसान है। और प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होगी तो क्या होगा, अगर ये डिकम्पोज नहीं होगी तो इट मीन्स क्या होगा, तो ये चीजें खराब करने लग जाएगी, सड़ाएगी चीजें और जानवर मरने स्टार्ट हो जाएंगे। और डिकम्पोज होगी नहीं तो सालों सालों तक, ये कई हजार सालों तक भी क्या होगी, वैसी की वैसी रहेगी, और हमारा कूड़ा बढ़ता चला जाएगा कुछ ऐसे। दे कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर रिसोर्स एज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पूरी इसको, रिवर को, मिट्टी को सारा खराब कर देती है, गंदा कर देती है। पॉइंट नंबर 2, इनके पास दी सब्सटेंस, अगर बाई चांस कोई स्ट्रे एनिमल, काऊ अगर खा गई, इसको गाय खा गई तो क्या होगा, इनको वो हार्म कर सकती है और कई बार तो डेथ भी हो जाती है ना, क्योंकि देखो आप, अच्छा फिर इस बात से एक बात याद रखना, हमेशा जब भी आप गाय को खाना डालो, हमेशा उसको क्या करना, पॉलिथीन में से निकाल के डालना, क्योंकि ये बेचारों को नहीं पता होता कि पॉलिथीन नहीं खानी, ये पॉलिथीन भी खा जाती है और मर भी सकती है। ये जस्ट इमेजिन, आप खाना खाने डालने जा रहे हो और बेचारी मर गई, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, आगे से मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। काउज इन इंडिया, देखो एक छोटा सा फैक्ट दिखा रखा है, डाई फ्रॉम कंज्यूमिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो कितना नुकसान है, बायोडिग्रेडेबल का भी नुकसान है ज्यादा का, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का नुकसान है। देखो ये देखो स्विमिंग चल रही है, आप में से कोई बच्चा जाना चाहेगा तो बताओ, मैं लोकेशन डालता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का फायदा क्या होता है, सोच के बताओ। डीकम्पोजर इज लाइक, मान लो जैसे कि आपके वो कूड़े गाड़ी नहीं आती, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वैसे ही कुछ डीकम्पोजर होते हैं। ये डीकम्पोजर लेकिन ऐसे गाना गाते हुए नहीं आते, मिट्टी में अगर आप डालोगे, अब मान लो कोई पेपर ले लो, अब मान लो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, आपको इसको डीकम्पोज करना है, क्या करोगे, मिट्टी में डाल दो, क्योंकि मिट्टी का ही बना हुआ है सारा, ये सारा जो वो होता है दूसरे वाला कागज है, क्या करोगे, मिट्टी में डाल दोगे, खत्म कर दोगे। तो इट एक्ट लाइक क्या, क्लीनिंग, क्लीन कर रही है, एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम कर रही है ना। डीकम्पोजर हेल्प इन डीकम्पोजिंग द डेड बॉडीज, डेड बॉडी को डीकम्पोज करना, अगर डेड बॉडी डीकम्पोज नहीं होगी तो पड़ी रहेगी पूरी जिंदगी जिंदगी, ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरमेंट। अब देखो कोई जानवर मरा, ये देखो दिखा रखा है, कुछ कल दिखा रखा है, डायनासोर का है शायद ये, है ना। अगर कोई जानवर मरा, उसकी बॉडी को हमने मिट्टी में डाल दिया, तो दो फायदे हैं इसके, पता है क्या, एक तो हमारे क्या होगा, क्लीन हो गया, पहला फायदा क्या हो गया कि क्लीन एनवायरनमेंट हो गया। दूसरा आपको पता है वो सॉइल फर्टाइल बन जाती है, हमने छोटी क्लास में बहुत पढ़ी है ये चीजें, अगर आपको याद हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डेड ऑर्गेनिजम्स में इनटू न्यूट्रिशन। ये तो बताया मैंने आपको, कोई अगर ऑर्गेनिज्म मर गया, कोई जानवर मर गया, कोई प्लांट मर गया, वो मिट्टी में दब गया, मिट्टी में दब के वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये न्यूट्रिशन जब मिट्टी से मिक्स होता है और वो सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल, और ज्यादा उपजाऊ बना देता है। ये देखो बेचारा बेबी एलिफेंट मर गया, ये क्या करेगा, ये कुछ टाइम बाद सॉइल को और ज्यादा अच्छा बना देगा, ठीक है, और रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। ऑब्वियसली ये 3 पॉइंट्स है डीकम्पोजर के फायदे। नेक्स्ट, फूड चेन, फूड चेन क्या होती है, हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी। फूड चेन मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, जब दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाएगा, जब तीसरा ऑर्गेनिज्म चौथे को खाएगा, इसको फूड चेन कहता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, क्यों खाएगा, खाएगा टू ऑब्टेन एनर्जी, क्यों खाएगा, टू ऑब्टेन एनर्जी। आप खाना क्यों खाते हो, टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए, तो वो भी एनर्जी लेने के लिए खाता है बस। अल्टीमेटली फूड चेन की शुरुआत होती है प्लांट से, नोटिस करना कभी बात, हमेशा प्लांट से तो होती है। मैंने बताया था आपको पहले भी, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। ऐसा कोई बच्चा बताओ जो नहीं है कि सर मैं तो पूरी जिंदगी नॉनवेज खाऊंगा, तो यार आप नॉनवेज खा रहे हो, तो वो जो जानवर है वो भी तो प्लांट ही खा रहा है, तो आप तो प्लांट पे डिपेंडेंट हुए ना। तो फूड चेन क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है टू ऑब्टेन एनर्जी। वन ऑर्गेनिजम्स, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी in which one organism consume another organism to transfer food energy। क्या करने के लिए, फूड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फूड चेन, फूड चेन बोला जाता है। एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स, ग्रास हॉपर, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। हमारी फूड चेन 3 4 5 मैक्सिमम 5 स्टेप्स की होती है, उससे ऊपर की फूड चेन होती ही नहीं है।
क्योंकि इसके बाद है ना एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होती। एनर्जी ही नहीं होगी तो फूड चेन क्या करेगी होके। अच्छा, प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया, सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे, छोटा सा और याद होने वाला। प्लांट डियर लायन, हो गया खत्म। प्लांट डियर और लायन, ठीक है। ये देखो, ये था रैबिट, रैबिट रैबिट रैबिट। सबसे पहले इसमें तीन चीजें दिखा रखी है। इसमें दिखा रखा है ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है, रैबिट। और रैबिट को कौन खा रहा है, ये ईगल है। तो ये भी फूड चेन हो गई एक तरह की, है ना। बाकी वो डायग्राम दिखाई रखा है। तो इस तरह वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो और हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, छोटी फिश को बड़ी फिश, छोटी फिश को बड़ी फिश, बड़ी फिश को उससे बड़ी फिश। ये क्या है, एक तरह का फूड चेन है। सबसे छोटी फिश खाएगी एल्गी वेल्गी को, और उसके बाद खाएगी बड़ी फिश उसको खाएगी, फिर वो ब्लू वेल देखो उसको खाएगी, है ना। फूड वेब, दोनों में फर्क होता है। फूड चेन इज डिफरेंट गेम, फूड वेब इज डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को सेम में समझना। फूड वेब होता है एक पूरा जाल, जंजाल, मतलब कनेक्शन ऑफ फूड चेन, कनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन जब मिल जाती है, कनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन्स, इसको हम कहते हैं फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन मिल गई, फूड वेब बन जाता है। अब प्लांट को सिर्फ डियर तो खाएगा नहीं, प्लांट को कोई भी खा सकता है ना। द नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन नेचर, द नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन नेचर इन एन इकोसिस्टम विच आर इंटरकनेक्ट, जो इंटरकनेक्ट है दैट इज कॉल्ड अ फूड वेब। सबसे बेस्ट एग्जांपल पेपर में देखो, फूड चेन का एग्जांपल आएगा, बच्चे 99% है बना के लिखाएंगे। जस्ट इमेजिन पेपर में आ गया डिफाइन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड वेब, आधे बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे, पता है आपको, आधे से ज्यादा बच्चे ब्लैंक है, ब्लैंक। तो आपको मैं बड़ा बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसको लिख लेना, नोट डाउन करना। प्लांट को खाया रैबिट ने, प्लांट को खाया माइस ने, और प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने। बात समझ आ रही है, तीन निकल गए ना, ग्रास हॉपर, रैबिट और माइस। तो प्लांट को रैबिट ने खाया, माइस ने खाया और ग्रास हॉपर ने खाया। माइस को खा लिया ईगल ने, मैंने दिखाया भी था अभी आपको ये। अच्छा, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास को फ्रॉग ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को अल्टीमेटली ईगल ने खा ही लिया। सिमिलरली प्लांट को रैबिट ने, रैबिट को अल्टीमेटली ईगल ने खा लिया। अच्छा, प्लांट को माइस ने, माइस को स्नेक ने खा लिया। तो देखो आपस में इंटरकनेक्टेड है ना एक दूसरे से, कि प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, माइस भी खा सकता है और ग्रास हॉपर भी खा सकता है। अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, प्लांट को माइस, माइस को ईगल और माइस को स्नेक भी, और प्लांट को रैबिट और रैबिट को ईगल। इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो पॉइंट है कि जहां पे अपने मार्क्स कटने के पूरे चांस है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसको याद करके जाएंगे नहीं, बाई चांस मान लो क्वेश्चन यही आ गया, डिफाइन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड वेब। अब जिस बच्चे ने नोट नहीं करा, इसको याद नहीं, वो क्या ही लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या इंटरकनेक्टेड है ना। इसको हम कहते हैं फूड वेब, इट इज कॉल्ड अ फूड वेब। इसको फूड वेब, देखो कितना अच्छा फूड वेब दिखा रखा है। यहाँ से देखो तीन तीन निकल रहे, एक चार निकल रहे, 1 2 3 4, यहाँ से फिर अगेन 1, यहाँ से देखो 1, यहाँ से 1 2 3, है ना। इसको फूड वेब कहते हैं। आपस में क्या रहती है, ये आपस में ये इंटरकनेक्टेड रहती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ये कुछ लेवल हमें गिवन है कि जिसके अकॉर्डिंग ना एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप छोटा सा एग्जांपल लो, अगर मैं अल्टीमेटली लूं तो शुरुआत फूड चेन की प्लांट से ही होती है ना, मानते नहीं मानते, यस और नो। शुरुआत जो फूड चेन की होती है प्लांट से ही होती है। प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। इसके बाद आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अब आप मुझे बताओ, प्लांट में सारे प्लांट आ जाएंगे जितने भी ग्रीन प्लांट है जो खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, सोचिए बताओ। जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, काऊ ले लो, रैबिट ले लो, ये सारे क्या आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इनको खाने वाले आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में। कौन खाएगा इनको, इनको खाएगा काऊ को, रैबिट को आप लगा लो ईगल, है ना। या फिर अगर हम छोटे ले, छोटे कार्निवोर ले, मतलब इसमें बेसिकली आएंगे हर्बीवोर, इसमें आएंगे हर्बीवोर। इसमें आए थे प्लांट,
इसमें आएंगे हर्बीवोर, ऊपर में आएंगे कार्निवोर। अब आप बोलोगे सर कार्निवोर के भी ऊपर कौन आएगा? कार्निवोर के ऊपर आएगा लार्ज कार्निवोर। लार्ज कार्निवोर। काओ ले लो, इसको आप ले लो, ग्रास हॉपर ले लो। ग्रास हॉपर लिया हमने प्राइमरी कंज्यूमर में। ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग। फ्रॉग हो गया कार्निवोर। फ्रॉग को भी खाएगा स्नेक, या स्नेक खाएगा, हाँ, तो ये हो गया आपका लार्ज कार्निवोर। ठीक है। आप बोलोगे सर इंसान कहाँ आएगा? इंसान बेटा यहाँ बैठ के सबसे मजे ले रहा होता है, ह्यूमन बीइंग, सबको कुछ भी खा लेगा वो। अगर आपको यकीन नहीं होता मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। वैसे भी हमने कोरोना में यही तो देखा है, कोरोना में हमने क्या देखा, यही तो देखा है कि आखिर चाइना वाले क्या क्या खा सकते हैं, इंसान क्या क्या खा सकते हैं। नहीं, तो इंसान सबसे ऊपर आता है, इंसान कुछ भी खा लेगा। इंसान का मन करेगा वो प्लांट भी खा लेगा। इंसान का मन करेगा वो क्या खा लेगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर खा लेगा। वो ये भी खा लेगा, है ना, जैसे कि पालक वालक हो गया, वो ये भी खा लेगा, वो ये भी खा लेगा, वो ये भी खा लेगा, कुछ भी खा लेगा वो, उसकी मर्जी। ठीक है। तो इनको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो बिगी डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, ये पूरा आपको ट्रायंगल बनाने के लिए आता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? कुछ ऐसे लेवल जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। आपको कुछ मैं फैक्ट्स बताता हूँ, देखो। पहले मैं इरेज करता हूँ, इसको ना फिर से बनाते हैं। ये सबसे नीचे क्या था? सबसे नीचे था प्राइमरी प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर के ऊपर क्या था? प्रोड्यूसर के ऊपर था प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद था सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर था टर्शरी कंज्यूमर। आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं, ये लोग खाते हैं ना, इनके पास सिर्फ एक रफली रफली 10% एनर्जी ही जाती है। मतलब मान लो प्रोड्यूसर के पास अगर 10,000 जूल एनर्जी होगी, तो इसके पास सिर्फ 10 10 10 जाती है, ओनली 10 10 10 10 10 10% इसकी, फिर 10% इसकी, फिर 10% इसकी। कुछ इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं 10,000 का 10% निकालू तो इट विल बी 1000 जूल। इसका 10% निकालो, इट विल बी 100 जूल। इसका तो 10 जूल जाएगी। तो सोचो ईगल के पास, जो मैंने एग्जांपल लिया था, ईगल के पास सिर्फ 10 जूल जाएगी। तो इससे तो एक बात प्रूव हो रही है ना कि जो वेजिटेरियन वाले हैं वो क्या है, वो ज्यादा हेल्दी है और उनकी एनर्जी लेवल भी ज्यादा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग तो यही प्रूव हो रहा है ऑब्वियसली। नहीं, एक बार जरा पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द डेफिनेशन पेपर में ये लिख के आनी है, द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक प्लेस, इनको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। सबसे बेसिक प्लांट सबसे नीचे आएंगे, दे आर द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आएगा मेरा। इसके बाद आपका हर्बीवोर आएगा सेकंड, ये मैंने आपको बताया। हर्बीवोर कहाँ आएगा? वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएगा। और कार्निवोर कहाँ आएगा? कार्निवोर आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएगा। कार्निवोर कॉन्स्टिट्यूट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। कार्निवोर को भी खाने वाले बड़े कार्निवोर, ये आएंगे आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। ये देखो चेक कर लो, ये प्रोड्यूसर 1000 थी, 100, 10, एक, बेचारी ईगल के पास सिर्फ 1 जूल एनर्जी रहेगी, जस्ट इमेजिन। और कोई बाई चांस ईगल को भी खा गया, चाइना वाले ने देख लिया कि ईगल दिख गई, मार के वहीं पे खाना शुरू कर देगा, उसके पास जाएगी 0.1 किलो कैलोरी। कितनी कम है? और यही वजह है हमारी जो फूड चेन होती है वो 4 या 5 या 3 स्टेप, मैक्सिमम 5 स्टेप्स की होती है, उससे ऊपर की होती ही नहीं है। क्योंकि उसके बाद देखो ना 0.1 कैलोरी, क्या मिलेगी उसको? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाउ एनर्जी फ्लोज बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, कैसे एनर्जी फ्लो होती है एक बार जरा चेक करते हैं। मैंने बताया आपको 10 जाती है, बट आपको मैं एक फैक्ट और बताता हूँ। मान लो यहाँ पे सन है, सन के पास ये ग्रास है, मान लो ग्रास है ये, दिस इज बी ग्रास। यहाँ पे आया डियर, डियर ने खाया, मैं थोड़ा स्मार्ट सा डियर बना रहा हूँ ये, सॉरी यार डियर बना रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मजनू भाई वाला डियर बन रहा है। एनीवेज, ये खा रहा है ग्रास, ये है डियर। देखा, मजनू भाई की ड्राइंग है ये, डियर। अच्छा, डियर ने खाई ग्रास और इसको खाया लायन ने। अब लायन थोड़ा कुछ ऐसे बनाया था गुस्से में, है ना, ये लायन ने खाया। तो एक बात हमेशा याद रखना, छोटी सी फूड चेन है ना ये। मैं इमेजिन कर लेता हूं कि सन के पास जो एनर्जी थी
वो थी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, 1 लाख जूल मान लेता, 1 लाख जूल, 1 लाख जूल, 1 लाख जूल था सन के पास। इसकी सिर्फ 10%, इसकी 10% बोला था ना मैंने, बट सन से ओनली 1% जाती है। मतलब सन से तो पहले जाएगी 1%, कहां पे जाएगी, ग्रास में। उसके बाद 10 10 10 10 चलता है, ठीक है। 10% किसके पास जाएगी, डियर के पास। और 10% किसके पास जाएगी, लायन के पास। सन का सिर्फ 1% एनर्जी होता है जो ग्रास, जो प्लांट्स यूज करते हैं। जस्ट इमेजिन, आप लोग तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में क्या नहीं होता, हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता, है ना। तो जिसकी बॉडी में क्लोरोफिल होगा वही तो यूज कर पाएगा। तो मतलब अगर 1 लाख का मैंने एग्जांपल लिया, मान लो सन के पास 1 लाख था, 1 लाख जूल थी, इमेजिन कर रहा हूं मैं। इसका 1%, 2 जीरो हटा दो तो 1,000 जूल जाएगी ग्रास के पास। और इसका 10% ये आ गया 100 जूल, और इसका 10% ये आ गया 10 जूल। तो बेचारे लायन को सिर्फ 10 जूल ही मिलेगी एनर्जी। सन से 1%, पहले 1%, फिर 10 10 10 10 10 10, 1 10 10 10 1 10 10 10, इस तरह से चलता है। सन की सिर्फ 1% एनर्जी होती है जो ये कैप्चर कर पाते हैं। पहली बात, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मानते हो नहीं मानते, यस और नो। प्लांट से ही हमेशा हमेशा एनर्जी ऐसे जाएगी ना, प्लांट से हमेशा लार्ज कार्निवोर पे जाएगी, उल्टा तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। और ग्रीन प्लांट मैंने कितना बताया, ये सिर्फ 1% एनर्जी ही कैप्चर कर पाते हैं और फूड में कन्वर्ट कर पाते हैं। 10% लॉ कहते हैं, मैं 10 10 बोल रहा हूँ। इसको देने वाले का नाम है रेमंड, रेमंड ब्रांड का नाम है, रेमन लिंडमैन। ये कहता है सिर्फ 10% एनर्जी ही है जो ट्रांसफर होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, बाकी की एनर्जी। आप बोलोगे सर 90% का क्या हुआ। मैंने बोला आपने ग्रास खाई या फिर आपने किसी जानवर को मार के खाया, तो उसकी बॉडी की सिर्फ 10% एनर्जी ही गई। आप पूछ रहे हो सर 90% का क्या हुआ। एक बात बताओ, उसकी बॉडी की लाइफ प्रोसेस नहीं है क्या, वो सांस नहीं लेगा क्या, वो यहाँ वहां टहलेगा नहीं। तो बाकी जो 90% है वो कहाँ यूज होता है, इन इट्स लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, इन सब में यूज होगा, ठीक है। ओनली 10% जाएगा। ये देखो आपको कितना अच्छा एग्जाम्पल दिखा रखा है, चेक कर लो। 1 लाख, 1 लाख ले, 10 लाख जूल ले रखा है सनलाइट का, 1% जाएगी 10,000 जूल, फिर 10, फिर 10 10 10 चलेगा, फिर इसका 10% 100, और ये हो गया 10 जूल। इसको सिर्फ 10 जूल ही मिलेगी। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज, फूड चेन के पास 3 या 4 लेवल ही होते हैं। देखो कितनी अच्छी फूड चेन दिखा रखी है। पहले ये था प्लैंकटन था, इसको खाया फिश ने, फिश को खाया बड़ी फिश ने, बड़ी फिश को खाया उससे बड़ी फिश ने, उसके बाद व्हेल ने, शार्क ने खा लिया, है ना। तो 10 10 10% चलेगी द कंसेप्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं केमिकल्स की बात करूं, अगर मैं बोलूं इन पांचों में से एक, ये एक था, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, और ये शार्क पांचवी, इन पांचों में से सबसे ज्यादा केमिकल बॉडी में किसके गए, आप बताओ, सोचो, बॉडी में केमिकल किसके गए। अब मान लो, देखो मैं आपको एग्जाम्पल ये बताता हूँ, ये हमारे पास प्लांट से नीचे, फिर मैं ले लेते हूँ ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, फिर मैं लेता हूं फ्रॉग, फिर मैं लेता हूं ईगल, स्नेक, स्नेक ले लो। अब बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा केमिकल किसकी बॉडी में होंगे, सोच के बताओ। सबसे ज्यादा केमिकल होंगे आपके स्नेक की बॉडी में, क्यों, क्योंकि पहले प्लांट में कुछ होगा, उसके खुद की बॉडी केमिकल प्लस गंदगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी बॉडी में केमिकल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे केमिकल भी बढ़ेंगे, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको बोला जाता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ आए या ना आए पेपर में इसमें से, ये पक्का आएगा। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, जब जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा, जैसे 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 लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी बॉडी में क्या बढ़ेंगे, केमिकल बढ़ेंगे ना। आपको पता होगा अभी बर्ड फ्लू जो चलता है, बर्ड फ्लू पहले प्लांट से आता है, प्लांट से फिर आगे जाता है, फिर चिकन को आप खाते हो तो आप में बर्ड फ्लू आ जाता है। जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता चला जाएगा, मान लो स्नेक को भी खा गया, स्नेक को चाइना वाले की नजर पड़ी, ये ले बेटा आज शाम को तेरा डिनर, तो उसके बाद चाइना वाला खाने लग गया स्नेक को, तो सबसे ज्यादा केमिकल ये चाइना वाले की बॉडी में होंगे।
और इस पूरे फिनोमिना को जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे केमिकल बढ़ रहा है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है। ड्यू टू क्या बोला, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन मैंने बताया कहाँ होगी, गेट अकोमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इंसान तो सबसे ऊपर बैठा होता है ना। एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। कोई भी फूड चेन आप ले लो, ये आपको फूड चेन दिख रही है, सबसे ऊपर इंसान बैठा होगा, मजे कर रहा होगा, बोल रहा होगा हेलो आप सब सही हो। ह्यूमन यहाँ बैठा होगा, ह्यूमन इसके चील के ऊपर बैठा होगा, कुछ भी खा लेगा वो, ह्यूमन चील को भी खा लेगा पकड़ के। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बायो मैग्निफिकेशन दिखा रखा है, देखो ये थे अंडे, अंडे से यहाँ बड़े हुए फिश, फिश से और बड़ी हो गई, फिर ये और बड़ी हो गई, फिर यहाँ पे ये फिशिंग करने आया था, इसने इसको पकड़ लिया। तो इनकी बॉडी में जैसे जैसे केमिकल बनते चले जाएंगे, इनको मिलता चला जाएगा। अगला टॉपिक हमारा यही है, इट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है, इसको हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ये वो रेफर करता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि डीडीटी। डीडीटी कितना खतरनाक नाम लग रहा है, मैंने क्या बोला, इसको बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इट रेफर टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक डीडीटी। डीडीटी होता है डाइक्लोरो, घबराना मतलब फुल फॉर्म बता रहा हूं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब ये है ना पेस्टिसाइड में मिलता है आपको, केमिकल होता है एक तरह का। विद ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंस इज हाईएस्ट एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब यहां देखो, मे फ्लाई था, मे फ्लाई को खाया ब्लू गिल ने, ब्लू गिल को खाया बैस ने, और बैस को ये इंसान वेट कर रहा है, बस तू आ जाए एक बारी और रात को तेरा डिनर करूंगा। यहाँ एग्जांपल ले लो, वाटर में कोई बीमारी आई, वाटर से ये एल्गी, एल्गी ने वाटर लिया, एल्गी ईटिंग इंसेक्ट ने एल्गी को खाया। ठीक है, इंसेक्ट जो छोटे वाले बड़े को खाते हैं, वो बड़े वाले ने छोटे वाले को खा लिया, फिर फिश ने इस इंसेक्ट को खा लिया, फिर बड़ी फिश ने खा लिया, फिर यहाँ पे इंसान मजे से फिशिंग कर रहा था और उसने इस फिश को पकड़ा कि बेटा आज तो मैं तुझे खाऊंगा। उसको नहीं पता बीमारी लेके आ रहा है वो, फिर यहाँ पे वो बीमारी देगी इसको, फिर वो बोलेगा हाय वाह कोरोना हो गया मेरे तो। वैसे कोरोना तो बैट से हुआ था, बट इससे भी कई बीमारियां आती है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कोरोना भी तो इसी से आया है, चमगादड़ को खाया, ये तो थ्योरी है, पता नहीं रियल बात क्या है। एनीवेज ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेट, क्वेश्चन कह रहा है एक छोटा सा, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लाइन। लाइन के पास एनर्जी कितनी होगी अगर प्लांट्स के पास 20,000 है, अगर प्लांट्स के पास 20,000 है तो उसका 10% लेंगे ना, 10% लो, रेमन लिंडमैन याद है, तो ये जाएगा 2000 जूल्स, अगेन इसका 10% ये जाएगा 200 जूल। तो लाइन के पास, बेचारे के पास 200 जूल ही आएगी। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, प्लांट, डियर और लायन। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन आर लिमिटेड। क्यों, क्योंकि 4 से 5 स्टेप्स के बाद आपने नोटिस किया होगा एनर्जी अवेलेबल, जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो इतनी कम हो जाती है कि उसके बाद क्या एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। एनर्जी अवेलेबल इज वेरी वेरी लो, है ना। जैसे आप देखो ना, इससे पहले एग्जांपल में देखो, लाइन के बाद 200 आ रही है, जो लाइन को भी खा गया, जैसे इंसान ही खाएगा, तो अगर बाई चांस लाइन मर गया तो हो सकता है आसपास वाले जानवर भी खा ले, उसको इसका 10% मिलेगा। कितना मिलेगा, ओनली 20 जूल, सिर्फ 20 जूल की एनर्जी मिलेगी, जस्ट इमेजिन। तो इसलिए ये जो स्टेप्स होते हैं ये 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल के ही होते हैं, उससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल के नहीं होते। जैसे एग्जांपल हम, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 स्टेप्स बिकॉज आफ्टर दैट एनर्जी अवेलेबल इतनी लो स्मॉल हो जाती है कि इट इज इनसफिशिएंट टू सस्टेन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद वो लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट, ओजोन लेयर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पक्का आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ओजोन लेयर का। ठीक है, ओजोन का सिंबल होता है O3। अच्छा, जो ये ओजोन का सिंबल है, जो हम एयर को जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उसका सिंबल होता है O2, और ऑक्सीजन एटम का सिंबल होता है O। ठीक है, तीनों चीजें अलग अलग है, आप कंफ्यूज मत होना। आप बनता कैसे, ध्यान से सुनो।
ये बनती कैसे है ओजोन लेयर, शायद आपने पहले कभी सुना हो ये वर्ड। ओजोन एक क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ होती है। देखो, अर्थ के चारों तरफ आपको एक लेयर मिलेगी, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर मिलती है। इस लेयर को मैं कहता हूं ओजोन लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये लेयर क्यों बनती है और कैसे बनती है, पहले हम ये बात करते हैं कि ये लेयर होती क्या है। लेयर क्या करती है, जो सन की, मान लो सन है ये, इस सन से निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेस। कौन सी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस। और ये अल्ट्रा वायलेट रेस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, अगर ये आपकी बॉडी पे डायरेक्टली आ गई तो आपको स्किन कैंसर, इवन अगर आपने डायरेक्टली सन को देख लिया, आपकी आंखें तक खराब कर सकती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस से बचने के लिए ऑटोमेटिक एक ओजोन लेयर अर्थ के चारों तरफ बननी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक अपने आप बन जाती है, ये फ्री में बनती है, पैसे नहीं लेता कोई इसका, फ्री में बन जाती है अपने आप। तो जस्ट इमेजिन। बट फिर भी है ना, हम इंसान क्या करते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं जिससे ओजोन लेयर खराब होती है। पहले हम बात करते हैं बनती कैसे। देखो, ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन गैस स्टेबल होती है ना, ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2 होता है। जैसे ही इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज जाएगी, यूवी रेज लिख दो, यूवी समझ जाओगे यूवी का मीनिंग क्या है, यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट। जैसे इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज जाएगी तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, O2 टूट जाएगा। O2 टूटेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा O+O। अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है ये, रिएक्टिव। इतना रिएक्टिव होता है कि O2 से ये मिलना शुरू हो जाएगा और O3 बनाना शुरू कर देगा। इस तरह से बनती है। अब इस पूरी चीज को क्या आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, है सिंपल सी, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है क्या, व्हेन ऑक्सीजन गैस reacts with ultraviolet rays of sun, then it split up into two atoms of oxygen. These atoms are very reactive and this reacts with oxygen gas and forms a O3, that is ओजोन लेयर। बस इतना लिख के आना एग्जाम में। इस तरह से ये बनती है। बाकी ये रिएक्शन से लिखाना जो मैंने आपको दिखाई है ना, मैं दिखाता हूँ फिर से आपको एक बारी। ओजोन इज मेड अप ऑफ O2, ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इसी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। ओजोन O3 is made up of 3 atom of oxygen and is poisonous in nature। बहुत जहरीली होती है, आपको पता है। ये अर्थ पे अगर आ गई तो अर्थ को खत्म कर सकती है। ये मान, ये अर्थ है ना, ये अर्थ इसलिए चारों तरफ ही लेयर रहती है, अंदर नहीं आती। क्यों अंदर क्यों नहीं आती, क्योंकि अंदर आते क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल होती है ये कहाँ मिलेगी आपको, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी। स्ट्रेटोस्फेयर पता है क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर अर्थ का कौन सा जोन होता है, बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कहाँ मिलती है ये। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, अर्थ के ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर, जहां पे आपको क्लाउड दिखते हैं। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे आपको ओजोन लेयर मिलेगी। उसके ऊपर होता है मीजोस्फेयर, फिर होता है थर्मोस्फेयर, फिर होता है एक्सोस्फेयर, जहां पे ये मीजोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर में आपके ये सारी सैटेलाइट रोटेट कर रही होती है। ठीक है, प्लेन व्लेन जो जाते हैं सारे के सारे, ये सारे लेयर्स है इसके अर्थ के। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे क्या मिलेगी आपको, जहां पे आपको ओजोन लेयर मिलती है। फॉर्मेशन मैंने बताई दी आपको। जैसे ही ऑक्सीजन गैस पे क्या, ऑक्सीजन गैस पे जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज हिट करती है तो वो टूट जाता है। O2 टूटेगा, क्या बनेगा, O+O, है ना। O2 पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी, O+O बना। अब ये जो फ्री एटम है ऑक्सीजन का, दे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ओजोन बनाना शुरू कर देता है ना। ये देखो दिखा भी रखा है। सन की रेस, सन से क्या निकली, अल्ट्रावायलेट रेस। O2 था, ये टूट गया O+O में। अब यहाँ पे ये O2 था, ये O मिलके क्या बन गया, ये O3 बन गया ना, ओजोन बनना शुरू हो गया। अपने आप बनता है ये नेचुरली। और आपको पता है इंसान, ह्यूमन बींग, ऐसी ऐसी चीजें हम यूज करते हैं जिससे ये डिस्ट्रॉय होता है। आपके घरों में जितनी भी आपको कूलिंग देने वाली चीजें हैं, जिससे आप मजे से ठंडा पानी पीते हो, मजे से आराम से बैठ के हवा खाते हो, है ना, एसी की, सब में से, रेफ्रिजरेटर, एसी, सब में से क्या निकलता है, एक गैस निकलती है, इसको मैं कहता हूँ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो इस ओजोन लेयर को खत्म करती है। पढ़ते हैं अभी आगे 2 मिनट। पहले आपको समझ आ गई कि ओजोन लेयर बनती कैसे, व्हेन O2 ऑक्सीजन गैस हिट विद हाई एनर्जी लाइट इट स्प्लिट एंड रिफॉर्म इनटू O3। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, फॉर्मेशन समझ आ गया कि O2 पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी, O+O बना। अब O2+O मिलके O3 बनाएगा। यूजेस ऑफ ओजोन लेयर मैंने बताया, ये हमें क्या करती है, बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। इट इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर लिविंग बींग्स। अगर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंच गई तो उस एरिया से इंसान खत्म कर सकती है, उस एरिया से वो इंसानों को फिनिश कर सकती है। जस्ट इमेजिन कितनी पावरफुल रेज होती है।
इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेस। कौन? ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको बचाती है, अर्थ पे पहुंचने से क्या करती है? उसको बचाती है। ये देखो, यूवीसी जो सबसे ज्यादा डेंजरस है रेड में, वो नहीं आ पा रही अर्थ तक। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस स्किन डिजीज, बहुत सारी स्किन की बीमारियों से बचाती है, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया। स्किन कैंसर, अगर अल्ट्रावायलेट रेज आएगी तो स्किन कैंसर होने शुरू हो जाएंगे, कैटरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कैटरेक्ट ये रहा मोतियाबिंद, ये जो इस इंसान के हो रहा है, ये क्या है? ये कैटरेक्ट मोतियाबिंद कहते हैं इसको, है ना। और इम्यून सिस्टम डैमेज कर देगा, तो तीन गंदी बीमारियां देगा। पहला मैंने बोला स्किन कैंसर दे देगा, दूसरा मैंने बोला कैटरेक्ट, तीसरा आपका इम्यून सिस्टम ही खत्म कर देगा। तो आप बीमारियों से कैसे लड़ोगे? लड़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये फायदे होते हैं, यूजेस। और हम क्या करते हैं, हम डिप्लीट कैसे होती है, खत्म कैसे होती जा रही है? हम अपने घरों में जो कूलिंग वाली चीजें होती हैं, कूलिंग वाली चीजें आप ले लो, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, आप ले लो कूलिंग वाली चीजें, एसी ले लो, इन सब में से एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम होता है सीएफसी। सीएफसी की फुल फॉर्म होती है क्लोरो क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो सीएफसी क्या करती है? ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। मतलब जैसे ही ओजोन लेयर O3 प्लस सीएफसी मिलेगा, तो वो क्या करने लग जाएगी? डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। और अगर ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेस सीधा अर्थ तक पहुंचेगी और इंसान खत्म करना शुरू कर देगी। पूरी ह्यूमन बीइंग को खत्म कर सकता है, ह्यूमन रेस को। ओजोन लेयर इतनी पावरफुल है, पता है आपको? ये देखो, द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर सबसे पहले देखा गया था एंटार्क्टिका में 1985 में, और इसको नाम दिया गया था ओजोन होल। मैं आपको दिखाता हूं ओजोन होल, आप ध्यान से चेक करो, ये डायग्राम दिख रहा है। इसमें धीरे धीरे 79 में देखो ये होल धीरे छोटा है, ये और बड़ा हो गया, ये 1981 में और बड़ा हो गया, 82 में दिख रहा है बड़ा होता जा रहा है, 84 में चेक करो कितना बड़ा ओजोन होल हो गया। मतलब यहाँ से डायरेक्टली ओजोन जो अल्ट्रावायलेट रे सीधा अर्थ तक आ जाती है। अच्छा, दिस डिक्रीज, और एक और रास्ता है, क्यों क्यों होती है डिप्लीट? ये लिंक टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, जो रेफ्रिजरेटर में, एसी में, फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज करते हैं। हम आराम से बैठ के मजे से एसी में घूम रहे होते हैं, आराम से बैठ के मजे में सो रहे होते हैं घर में, और जस्ट इमेजिन उस चीज से क्या हो रहा होता है? उस चीज से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही होती है ना। अब एक और बड़ी आयरनी वाली बात है, पता है क्या? एक और बड़ी हैरानी वाली बात पता है क्या है? कि जो पूरी ये समिट होती है, मतलब जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट की पूरी मीटिंग होती है, वो पूरा एसी से होता है। जस्ट इमेजिन, क्या आयरनी है ना, कि मतलब हम खुद ही डिप्लीट कर रहे हैं और खुद ही उसको बचाने की भी सोच रहे हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये फ्रिज चल रहा है इस घर के अंदर, ये देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर चल रहा, यहाँ से ये लेयर निकली, आपको दिख रहा है? यहाँ से ये ओजोन होल बनना शुरू हो गया, ये टूटनी शुरू हो गई, दिख रहा है ना? यहाँ पे दिखा तो साफ दिखा रखा है, ओजोन टूटनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है, क्योंकि सीएफसी एमिट करेगा, सीएफसी निकलेगी इससे फ्रिज से, और वो क्या करेगा? ओजोन होल करना शुरू कर देगा, वहां से ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या होगी? खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये दिखा रखा है बनती कैसे, देखो, सीएफसी आया, अल्ट्रावायलेट रेज आई, क्लोरीन खत्म, और धीरे धीरे दिख रहा है आपको, ये धीरे धीरे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को स्प्लिट होना शुरू हो गया। तो ये सब कुछ होता है, जस्ट इमेजिन, मतलब कितना कुछ हम नुकसान करते हैं अर्थ का, और फिर हम कहते हैं हमारी अर्थ अच्छी नहीं है। हम खुद ही तो नुकसान कर रहे हैं। बट इसका एक वो भी है बेस्ट तरीका, उसको हम कहते हैं HFC। अगर हम इन चीजों में अगर हम HFC यूज करें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो आपको पता है हमारी ओजोन लेयर को कुछ नहीं होगा। क्लोरीन से होता है मेनली। अच्छा, एक चीज और ये पेपर में आता है कि UNEP फुल फॉर्म आती है पेपर में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने, ये एक वो है संस्थान है, मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कसम खाई थी, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था सब कंट्रीज के साथ मिलके, बोला था कि बस आज से मैं कसम खाता हूँ, तेरा भाई कसम खाता है आज से, कि आज से क्या सीएफसी प्रोडक्शन में बंद कर दूंगा। 1986 की बात है, बट वो दिन है और आज का दिन है, आज की डेट में भी सीएफसी यूज होता है। और इस पूरी जो कसम खाई थी, इसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। एग्जाम में पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल, सब कंट्रीज ने बोला था हम सीएफसी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, और आपको पता है कोरोना के टाइम पे कई बार ये वो भी हो गया था, सीएफसी क्या हो गया था, धीरे धीरे सही होने लग गई थी ओजोन लेयर, बट अब फिर से वही दिक्कत हो गई है। एनीवेज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कूड़े वाला, गार्बेज, है ना। आप तो अपने घर के बाहर गली के कोने पे कूड़ा डाल देते हो,
बट लेकिन उसका क्या होता है, कहाँ जाता है, कैसे होता है, सब कुछ पता है? कभी सोचा है? आप तो कूड़ा फेंक देते हो, बस गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आप कचरा निकाले गिल्ले फेंक दिया। उसके बाद क्या होता है इसका, सोचा है? अब ये आज हम पढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। द हाउस होल्ड वेस्ट को हम गार्बेज कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल होते हैं। पहला पॉइंट है इसका बायोगैस प्लांट। बायो मतलब, बायो का मीनिंग मैंने बताया था आपको पहले भी, बायो का मीनिंग क्या होता है, बायो मीन्स नेचुरल। ठीक है, तो बायो का मीनिंग क्या होता है, बायो मीन्स नेचुरल। जो नेचुरल चीजों को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, खत्म कर देगा। बायोडिग्रेडेबल, जैसे बायो से बना बायोडिग्रेडेबल बायोगैस प्लांट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सबको बायोगैस प्लांट में डाला जाता है और उससे खाद बनाई जाती है और बायोगैस बनाई जाती है। तो आपको पता है बायोगैस एक तरह से हमारे एलपीजी की तरह काम करती है 75%। और ये फ्री में निकलती है, नाली से गैस नहीं निकलती, बट बायो मीन नेचुरल चीजों से गैस निकलती है। पहले हमारे सिलेबस का पार्ट था ये, हमने उसमें पढ़ा था सोर्स ऑफ एनर्जी में। अगर आप कोई पुराना बच्चा हो, देख रहा हो ये, तो आपको शायद याद होगा। बट एनीवेज, अब तो सिलेबस से कट हो चुका है बायोगैस, बट आपको पता होना चाहिए। ये बायो से याद रखोगे, बायोगैस प्लांट से बायोडिग्रेडेबल चीजें डालेंगे हम। बायोडिग्रेडेबल को पता ही है, जो क्या करता है, जो हम मिट्टी में डाल के डिकम्पोज कर सकते हैं और उसमें क्या करेगा, वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आप नदी से पानी उठाते हैं, बट क्या आप नदी का पानी पी सकते हो? आप कभी जाओ, कभी नदी का पानी पी के देखना, पता लग जाएगा। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो बहुत गंदा पानी होता है, उसको साफ धीरे धीरे, पूरा प्लांट होता है ना जिससे साफ किया जाता है आपके घरों तक आते आते। ये देखो दिखा रखा है, ये रहा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पानी उठाया, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इन टू रिवर्स। तो आपके घरों तक पहुंचता है और इवन रिवर तक भी जाता है, तो वो क्या होता है, पूरा साफ होकर जाता है। ये नहीं होता कुछ भी गंदा पानी डाल दोगे रिवर में। लैंड फिलिंग, लैंड फिलिंग नाम से पता लग रहा है लैंड को भर देना। द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर। मान लो कोई ऐसी जगह है, कुछ ऐसी, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं कुछ अगर कूड़ा भर दूं, बहुत सारा भरते रहूं भरते रहूं भरते रहूं, तो क्या होगा, ये बिल्कुल फ्लैट जमीन बन जाएगी ना। और नुकसान तो हुआ नहीं, मेरा फायदा ही हुआ। क्यों? मेरा कूड़ा भी यूज हो गया। क्यों? क्योंकि वो कूड़ा तो मैं डिकम्पोज कर ही नहीं सकता था। प्लास्टिक, प्लास्टिक ले लो आप, उसको मैं लैंड फिलिंग बना दूंगा, उसको मैं लैंड फिल करने में हेल्प कर दूंगा, है ना। तो कूड़े को मैनेज करने के 3 तरीके बता दिए मैंने आपको। पहला मैंने बताया, ये देखो लैंड फिलिंग दिख रहा है आपको नीचे, लो लाइंग एरिया है ये लो लाइंग एरिया था। ये आया, ये कूड़ा डाल दिया और यहाँ पे क्या हो गया, सारा सारा कूड़ा चला गया। पहला था बायोगैस प्लांट, जिससे नेचुरल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को मैं क्या कर सकता हूँ, डीकम्पोज करा सकता हूँ और उसको खाद में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दूसरा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो पानी उठाते हैं हम रिवर से, उसको साफ साफ कर करा के आपके घर तक पहुंचाया जाता है। और आप भी जो कूड़ा डालते हो, पानी जो नाली में फेंकते हो, वो भी सीधा साफ कर करा के रिवर में फिर से डाला जाता है। लैंड फिलिंग, लैंड जहाँ पे लो लाइंग एरियाज होता है, वहां पे उसको फिल कर दिया जाता है सारा। नेक्स्ट, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हमने 9th क्लास में पढ़ा था, थोड़ा याद हो। ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल वेस्ट होता है, जो नेचुरल वेस्ट है, दे आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। ये देखो, ये कंपोस्टिंग ही कर रहा है, दिखा रखा है जो, दिस इज कंपोस्टिंग ओनली। मान लो एक छोटी सी जगह ले ली हमने, यहाँ पे बहुत सारा क्या डाल दिया, सारा आपका वेजिटेबल वेस्ट डाल दिया, सारा वेजिटेबल वेस्ट डाल दिया, सारा आपका फ्रूट वेस्ट डाल दिया, ठीक है। मिट्टी डाल दी, मिट्टी सॉइल डाल दी, आपका काउडंग केक डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। उसके बाद पता है क्या होगा, ये सॉइल बन जाएगी फर्टाइल। ये सॉइल बन जाएगी फर्टाइल, इसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग। अब ये मैन्योर बन चुका है, खाद का काम करेगा। अब ये आप मिट्टी में डाल दो, ये मिट्टी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ग्रो करने में हेल्प करेगी। ये करते हैं लोग, पता है आपको, फार्मर्स ये काम करते हैं। और इससे क्या होगा, इससे आपकी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, पढ़ा था याद है 9th में। इससे आपकी क्या होगी, इससे आपकी और ज्यादा इनकम होगी फार्मर्स की, और ज्यादा से ज्यादा हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, रिसाइकल, रिसाइकल, साइकिल मतलब फिर से चला देना, उसी को, चीजों को, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम फिर से यूज कर लेना, नई चीजें बना लो। मान लो प्लास्टिक की बोतल आपकी खराब हो गई, तो आपको मैं एक बेस्ट आइडिया देता हूँ, ये देखो, उनको थोड़ा सा काटो, उसको उसमें प्लांट लगा दो, ये देखो, फेंकने की बजाय, है ना। तो रिसाइकल हो गया ना आपकी प्लास्टिक की बोतल, फेंकने की जगह आप ये काम कर सकते हो। और एक होता है रीयूज। रीयूज का मीनिंग क्या होता है, रीयूज मीन्स रीयूज, री मतलब फिर से, यूज मतलब यूज कर लो, फिर से उनको यूज कर लो। इट इज अ कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज एन आइटम अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल ले लो, आपके न्यूज़पेपर आप आपके काम के नहीं रहे, है ना, न्यूज़पेपर आपको फेंकने हैं, तो आप उनके एनवलप बना लो यार।
आप उनको एनवलप में कन्वर्ट कर दो। अब आप एनवलप बना लोगे तो क्या होगा, रीयूज हो गया ना। तो रीयूज और रिसाइकलिंग होगा। रिसाइकल समझ आया, रिसाइकल मतलब चीजों को, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को जो क्या डिकम्पोज नहीं हो सकती, उनको आप क्या करो, उनको आप फिर से यूज कर लो। और रीयूज का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम मीनिंग ही है, कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज आइटम अगेन एंड अगेन। अगला है इंसिनरेशन। तब भी अगर कोई चीज डिकम्पोज नहीं होती उसको जला के खत्म कर दो, इंसिनरेशन। बट ये आप इंडिया में नहीं करोगे। ये पता है वहां किया जाता है जहां पे एनवायरनमेंट बड़ा क्लीन होता है। इंडिया में करोगे तो यार वैसे इतना पॉल्यूशन है, कितना पॉल्यूशन करोगे। ये उन कंट्रीज में ज्यादा किया जाता है इंसिनरेशन। इसका मतलब होता है रिड्यूस टू एशेस, जला के बिल्कुल ऐश में कन्वर्ट कर देना, बिल्कुल जला देना, है ना, बिल्कुल रोस्ट कर देना, है ना, इंसिनरेशन। तो ये ज्यादातर वहां पे होगा जहां पे बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत साफ वातावरण। तो वहां पे हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब इसको चीज कूड़े को डालेंगे, कूड़े को जलाएंगे और कुछ टाइम पे वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, बस खत्म, इतना सा कूड़ा रह गया। तो पॉइंट है, कूड़े को मैनेज करने के पहला क्या था, पहले था बायोगैस प्लांट, है ना, बायोगैस प्लांट था। दूसरा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तीसरा था लैंड फिलिंग। इसके बाद आपका आया था कंपोस्टिंग, फिर आया था रिड्यूस, फिर आया था रिसाइकल, फिर आया था रीयूज, फिर आया था आपका इंसिनरेशन। ये हमारे है कूड़े को मैनेज करने के। अब आपका फुल फॉर्म आते हैं पेपर में, यूएनईपी होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी क्या होता है, यूनाइटेड। एन होता है नेशन, ई होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, और पी होता है प्रोग्राम। सीएफसी तो मैंने बताया था, इट इज क्लोरोफ्लोरो कार्बन। एक बार पेपर में ओडीएस आ गया था, ओडीएस। ओडीएस होता है ओजोन, ओ से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, या सब्सटेंस कह सकते हैं। डीडीटी मैंने आपको बताया था, बहुत खतरनाक फुल फॉर्म थी, याद है। डाइक्लोरो, याद कर लो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो, डी से डाइफिनाइल, टी से ट्राइक्लोरोइथेन। इतना खतरनाक फुल फॉर्म, ये चांसेस कम है इसके आने के। बट फिर भी एक बार रिवाइज करने में क्या जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में कुछ पता नहीं होता। कई बार टीचर का दिमाग घूम गया तो पूछ सकता है टीचर, नहीं। नेक्स्ट, हाँ, अब आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, थोड़े से क्वेश्चन है, पर हम चैप्टर को पूरा फिनिश करते हैं। कह रहे हैं हम पॉन्ड्स को और लेक को साफ नहीं करते, बट एक्वेरियम को साफ करना पड़ता है, क्योंकि पॉन्ड्स और लेक में आपके डीकम्पोजर नहीं मिलेंगे। और ये क्या होता है, ये आपको नेचुरल, याद है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है। और एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। तो आर्टिफिशियल वाले को साफ नहीं करोगे तो मछलियां मर भी तो जाएगी। तो यही वजह है, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है इसको साफ करना बहुत जरूरी है। An aquarium is an artificial ecosystem which is also incomplete due to absence of producer. फूड चेन एंड डीकम्पोजर, ना डीकम्पोजर होते, कोई रिसाइकलिंग नहीं होती, सेल्फ क्लीनिंग होती है ना, कोई सेल्फ क्लीनिंग होती। बट जो पॉन्ड और लेक होता है वो सेल्फ सस्टेन्ड होता है, नेचुरल होता है, कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, परफेक्ट रिसाइकलिंग होती है उसमें। तो इसीलिए एक्वेरियम को साफ करना बहुत जरूरी है। आपको पता भी होगा, आपके घर में जिसका एक्वेरियम होगा, पानी को साफ नहीं करोगे तो मछलियां मर भी जाती है कई बार। नेक्स्ट, कह रहा है कौन से ग्रुप में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम मिलेगी आपको, कौन से ग्रुप में, ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये बायोडिग्रेडेबल है, हाँ है। ग्रास, वुड, प्लास्टिक ये नहीं है। फ्रूट पील, केक और लाइम जूस ये होगा, केक, वुड और ग्रास। तो फ्रूट पील, केक और लाइम जूस भी होगा, और ये भी होगा, तो ACD, तो डी, बी में नहीं है बस, है ना, क्योंकि इसमें प्लास्टिक आ गई ना, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगला कह रहा है कौन सा फूड चेन होगा, इसमें से कौन सा फूड चेन होगा, ग्रास, व्हीट, मैंगो नहीं होगा, ग्रास, गोट, ह्यूमन ये हो सकता है, गोट, काउ ये नहीं होगा, ग्रास, फिश नहीं होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कौन से एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस है, कैरिंग क्लोथ बैग टू पुट परचेस इन वाइल शॉपिंग। आप कपड़े का बैग लेके जा रहे हो शॉपिंग करने मजे से, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी, हाँ, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कह रहे वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ योर गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप हर ऑन हर स्कूटी। खुद आप वॉक करके स्कूल चले जाओ यार, मम्मी को क्यों बोलना, ये भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। कई बार पेपर में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में होते हैं और हम ए ऑप्शन देखते हैं, टिक करके निकल लेते हैं,
बट आप ये देख लो डी में क्या पता ऑल ऑफ द अबव भी आंसर हो, चेक कर लिया करो। एमसीक्यू में यही दिक्कत है, हमें लगता है एमसीक्यू बड़े सिंपल है, बट सबसे ज्यादा मार्क्स एमसीक्यू में कटते हैं बच्चों के, पता है? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगला कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। आपने सारे ऑर्गेनिज्म को मार दिया, क्या होगा? मान लो ये ट्रॉपिक लेवल थे ना, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर थे, प्राइमरी कंज्यूमर थे, सेकेंडरी कंज्यूमर थे, टर्शरी कंज्यूमर थे। मान लो आपने सारे सेकेंडरी कंज्यूमर खत्म कर दिए, है ना, तो ये तो डायरेक्टली खाने से रहे, तो क्या होगा? इनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आप एक और क्या होगा, हमारी जो फूड चेन है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू नेक्स्ट विल स्टॉप ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल डाई। वो मरने शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा? एक इम्बैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम में, और किलिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल विल लीड टू ओवर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। अब मान लो आपने सारे हर्बीवोर मार दिए, इमेजिन कर लेते हैं आपने सारे हर्बीवोर मार दिए, सारे खत्म हो गए भाई, ये सारे खत्म। अरे बात बताओ, ओमनी ये कार्निवोर वाले क्या ये घास फूस खाएंगे? आंसर इज नो। पौधे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, पौधे बढ़ना भी ज्यादा गलत है ना, क्योंकि बैलेंस नहीं रहेगा, हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, अगर एक भी चीज नहीं रही तो क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट, विल द लेवल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन डिफरेंट होगा इकोसिस्टम में, अलग अलग लेवल पे? खुद सोच के बताओ इसका आंसर, मुझे वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हर जगह पे लेवल में अलग अलग होगा? बता दो। मान लो ये प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, इसको खाया किसने? मान लो फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने। क्या इन सबकी बॉडी में केमिकल अलग अलग होंगे या सेम होंगे? आंसर इज यस, सबकी बॉडी में केमिकल्स अलग अलग होंगे। क्यों? सबसे कम, सबसे लेस केमिकल होंगे प्लांट में, और सबसे ज्यादा मोस्ट केमिकल होंगे स्नेक में। और धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, केमिकल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और इस फिनोमिना को याद है क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या बायो मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। तो आंसर इज यस। एग्जाम्पल लिया इसने, प्लांट, गोट और मैन। हार्मफुल केमिकल एंटर हुई गोट की बॉडी में, जब मैन खाएगा गोट को क्या होगा? ये इसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी केमिकल, और इससे क्या होगा? ये इंक्रीज हो जाएंगे ट्रॉफिक लेवल में। हार्मफुल केमिकल इन द एग्जाम्पल इज हाइयर इन मैन एंड मिनिमम इन प्लांट। सबसे ज्यादा, सबसे कम प्लांट में होंगे, और सबसे ज्यादा मैन में होंगे, इंसान में होंगे। ये देखो, यहाँ देखो, मे फ्लाई में सबसे कम होंगे ना, और सबसे ज्यादा इस इंसान में होंगे, मोस्ट। तो जस्ट इमेजिन, हम कितना कुछ खाते हैं पता नहीं लगता, अभी तो बीमार पड़ते हैं हम, हमें पता भी नहीं होता इस खाने में कितना कुछ, कितने केमिकल्स गए हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉब्लम बता दो अगर बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वी जनरेट। तो प्लास्टिक से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बना के लिख सकते हो। वो क्या करता है? वो ग्राउंड वाटर को खत्म कर देता है। और क्या करता है, अगर बाई चांस कोई स्ट्रे एनिमल उसको खा गया, कोई कहा हुआ खा गई, तो वो मर भी सकती है ना, पढ़ा था हमने। जैसे कि डीडीटी ले लो अब इसका एग्जाम्पल, ये मैंने बताया था, ये केमिकल कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं। ये फूड चेन में आ गया तो हमारी हेल्थ को नुकसान देगा, हमें बीमारियां देगा, वो अलग। अच्छा, अगर ज्यादा यूज हम करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, आप ज्यादा केमिकल डालते रहोगे अपनी मिट्टी में, क्या होगी? हमने बचपन से पढ़ी है चीज, तो क्या होगा? आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी ना, और आपकी मिट्टी फर्टाइल नहीं रहेगी। फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर मेक द सॉइल ईदर टू एसिडिक बन जाएगी, और बहुत ज्यादा बेसिक बन जाएगी, और क्रॉप ईल्ड खत्म हो जाएगी आपकी, है ना। तो इसका आंसर ये रहा, देखो ऐसे कुछ मिट्टी ऐसे हो जाती है, और इसमें फिर हमें चौक डालना होता है। चौक मतलब, चौक इज वॉट? चौक इज बेस, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है कई बार। क्यों होती है? क्योंकि इसमें केमिकल डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। अगला, अगर सारा का सारा वेस्ट हम जनरेट करें बायोडिग्रेडेबल, तो क्या इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे? आंसर इज यस, होगा, 110% होगा। पता है क्यों? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, बायोडिग्रेडेबल तो बहुत अच्छी चीज है। जरा एक बात बताओ, अगर आप सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, तो जो मिट्टी है, जो डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स तो लिमिटेड है, बट हम वेस्ट तो अनलिमिटेड जनरेट कर रहे हैं। वेस्ट तो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल है। इतना सारा वेस्ट, क्या इतने सारे थोड़े से डीकम्पोजर डिग्रेडेबल, क्या वो डिकम्पोज कर पाएंगे? आंसर इज नो।
तो इससे भी बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा। बाकी क्या होगा, सड़ेगा, फिर मक्खियां बैठेगी, फिर मक्खी से सीधा आपके खाने पे आएगा, आपके ऊपर आएगा, आपको बीमारी देगा, है ना। If it will have an impact on environment because too much biodegradable waste can't be broken down into harmless simple substance। बहुत सारा वेस्ट तो डिकम्पोज नहीं कर पाएगा ना वो, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल गेट accumulated एंड एक्ट एज पॉल्यूटेंट का काम करेगा। उसमें मक्खियां भिन भिनाएंगी और आप तक बीमारी पहुंचाएगी, और एनवायरनमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। और एनवायरनमेंट आर लिखाएगी। ये देखो कैसे, देखो टमाटर बाय गॉड 200-300 रुपए किलो बिक रहे हैं, और यहाँ पे देखो हालत कैसे सड़ रहे हैं, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये डिकम्पोज कर ही नहीं पा रहा, खराब हो गई तो डिकम्पोज कर नहीं पा रहा। अब हमारा चैप्टर होगा खत्म। चलो ओके, टाटा बाय बाय। चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आप आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, रिवाइज कर लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब गुरु होने के नाते मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फैला दो इसको कोरोना की तरह। कोरोना ही बोले कि मुझसे ज्यादा कौन फैलने वाला आ गया। जो हम पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी क्लास में टॉप कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो। तभी इस चैनल का नाम क्या रखा है मैंने, इट इज डियर टॉपर, ठीक है। बट एक बात और यार, ये ना हो कि टॉपर बनने के बाद बड़े भाई को भूल जाओ। भूलना नहीं, मुझे बताना जरूर कि मेरी वीडियो देख के टॉपर बने हो। अच्छा एक बात और, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने सब नोट्स को एक कंपाइल फॉर्म में डाल रखा है, एक पूरी बुक अपनी प्रिपेयर कर रखी है, जो कि है ये। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चेक कर लेना। अगर आपने मंगवानी हो तो आप ये भी मंगवा सकते हो। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।